Welcome students. This is the part second of the chapter Government Budget and the Economy. In the previous lesson we have already started the structure or the components of the budget. So in the previous lesson we were doing revenue receipt. Revenue receipt जो होती हैं हमारी दो टाइप की होती हैं. First tax receipt and second non-tax receipts. टैक्स के अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटीज, वेल्थ टैक्स. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टैक्सेस. अब जो टैक्स होते हैं वो कई टाइप के होते हैं. सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ टैक्सेस. फर्स्ट जो कैटेगरी है टैक्स की वो है प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स. डिफरेंस क्या है? प्रोग्रेसिव टैक्स वो टैक्स होता है जैसे जैसे इनकम किसी भी पर्सन की बढ़ती है तो जो टैक्स रेट होता है वो भी उसके साथ ही इंक्रीज होता है. सो एज द income increases, the rate of tax also increases. That means basically the burden of tax is more on rich person and less on poor person. How? For example 10% टैक्स जो है वो गवर्नमेंट लगा रही है जिनकी 2 से 5 लाख तक की इनकम है, उन पे गवर्नमेंट लगा रही है 10% का इनकम टैक्स. लेकिन वहीं पे 15% जो टैक्स है गवर्नमेंट लगा रही है जिसकी भी इनकम 5 लाख से 10 लाख के बीच में है पर एनम. दैट मीन्स जिसकी जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतना ज़्यादा जो टैक्स रेट है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होगा. तो ये है प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स है प्रोग्रेसिव टैक्स का एग्जाम्पल. नेक्स्ट है हमारा रिग्रेसिव टैक्स. रिग्रेसिव टैक्स हमारा वो टैक्स होता है व्हेन इट कॉजेज ग्रेटर रियल बर्डन ऑन पुअर पर्सन देन ऑन रिच पर्सन. कैसे? जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कैसे अप्लाई कर रही है? गवर्नमेंट इज़ uniformly applying tax on all the taxpayers. That means कि जितने भी टैक्स पेयर्स हैं उन पर यूनिफॉर्म रेट पर टैक्स अप्लाई कर दिया गया है, चाहे वो रिच टैक्स पेयर हो या फिर वो पुअर टैक्स पेयर हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एग्ज़ाम्पल के लिए लूँ कि अगर किसी पर्सन की जो इनकम है वो 1 लाख है तो भी उसको 10% ही इनकम टैक्स पे करना है. अगर वहीं पे किसी पर्सन की जो इनकम है वो 5,000 है तो यहाँ पर भी उसको 10% ही टैक्स पे करना है. अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर हम इसका 10% निकालेंगे तो ये हो गया हमारा 10,000. इसको 10,000 जो है वो टैक्स पे करना पड़ रहा है, लेकिन 5,000 जो उसका 10% है वो है 500 रुपीज़. लेकिन बिकॉज जो पुअर पर्सन होता है उसके लिए पैसों की वैल्यू ज़्यादा होती है और यहाँ पर क्योंकि वो यूनिफॉर्म रेट पे कर रहा है और 500 रुपीज़ अगर वो एज ए टैक्स दे रहा है, इसका मतलब ये है कि जो उसके हो सकता है जो एसेंशियल आइटम्स हैं उनमें उसको कटौती जो है वो करनी पड़ रही होगी. अपने एसेंशियल आइटम्स का जो कंजम्पशन है उसको रिड्यूस करना पड़ रहा होगा. तो ये क्या हो रहा है? बेसिकली जो रिग्रेसिव टैक्स होता है, जो बर्डन होता है इसमें पुअर पर्सन पे ज़्यादा आता है रैदर देन द रिच पर्सन. बिकॉज जो गवर्नमेंट है वो टैक्स जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे लगा देती है, तो चाहे कोई भी पर्सन रिच हो या पुअर हो उसको सेम ही रेट पे टैक्स पे करना पड़ता है. तो ये है हमारा रिग्रेसिव टैक्स. नेक्स्ट जो कैटेगरी है टैक्सेस की वो है वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स.
वैल्यू एडेड टैक्स हमारा वो टैक्स होता है जो कि हर जो स्टेज होती है प्रोडक्शन की उस पे लगाया जाता है. दैट मीन्स इट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्स है. और जो ये टैक्स है ये कैसे इम्पोज होता है? इट इज़ इम्पोज ऑन द वैल्यू एडेड at each stage of production. For example, GST. हर जो स्टेज है प्रोडक्शन की उस पे जब जो टैक्स है वो अप्लाई होता है, इम्पोज होता है, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स. अब जो स्पेसिफिक टैक्स है ये कैसा टैक्स है? ये जो टैक्स होता है इट इज़ लेविड ऑन अ कमोडिटी ऑन द बेसिस ऑफ इट्स यूनिट और द वेट. दैट मीन्स कि पर यूनिट पे, फॉर एग्जांपल पर यूनिट पे कोई आप टैक्स लगा रहे हैं या फिर अकॉर्डिंग टू द वेट आप टैक्स लगा रहे हैं किसी भी कमोडिटी पे, तो वो होता है स्पेसिफिक टैक्स. फॉर एग्जांपल जैसे कि ये जो मार्कर है, फॉर एग्जांपल ये 25 रुपीज़ का है और जो टैक्स है वो पर मार्कर के हिसाब से लगा हुआ है. दैट मीन्स फॉर लेट्स से 20 रुपीज़ का जो मार्कर था उसकी एक्चुअल कॉस्ट थी और जो 5 रुपीज़ है वो इसका टैक्स है. तो दैट मीन्स पर यूनिट के ऊपर टैक्स लगाया, इसीलिए जो एक्चुअल जो उसका प्राइस है MRP है वो 25 रुपीज़ हो गया है. और लगाया जाता है दूसरा वेट पर. वेट पे दैट मीन्स कि पर केजी कितना टैक्स है, पर टन कितना टैक्स है, 1 टन कितना टैक्स लगेगा. तो इस तरह से वेट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है या फिर पर यूनिट के हिसाब से टैक्स लगाया जाता है उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक टैक्स. तो ये है हमारे वैल्यू एडेड टैक्स एंड स्पेसिफिक टैक्स. नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी टैक्स की वो है डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. अब डिफरेंस क्या है दोनों में? Direct tax is a tax which is imposed on a person and the liability of paying that tax is fall on the same person. That means कि जिसके ऊपर जो टैक्स है वो इम्पोज किया गया है उसी की एंड में जो लाइबिलिटी है कि उस टैक्स को पे करना है सेम पर्सन पे भी फॉल होती है. फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल के लिए लूँ तो जैसे कि फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इसके ऊपर जो टैक्स लगा हुआ है, लेट्स से इसका जो इनकम टैक्स है, बिकॉज इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है, जो इनकम टैक्स है इस पर्सन की इनकम पे ही लगा हुआ है. दैट मीन्स कि अब जब भी ये टैक्स पे करेगा सेम पर्सन ही टैक्स पे करेगा. फॉर एग्जांपल हम जो टीचर्स हैं उनकी जो सैलरी पे जो टैक्स लगता है, जो हमारी सैलरी है उस पर टैक्स लगता है, तो ये जो टैक्स है हमको ही पे करना होता है. दैट इज़ अ डायरेक्ट टैक्स. दैट मीन्स द टैक्स इज इम्पोज्ड ऑन अ पर्सन एंड द लाइबिलिटी टू पे दैट टैक्स falls on the same person. That means the burden of paying the tax is borne by the same person on whom the tax is imposed. जिसके ऊपर टैक्स लगाया गया है उसी को फाइनली जो टैक्स है वो पे करना है. लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है, अब इसमें क्या होता है कि जो टैक्स है वो पर्सन ए पे लगाया है, लेट्स से इस पे जो टैक्स है वो लगाया गया है, लेकिन the liability of paying that tax which is imposed on first person can be shifted to the another person. That means for example let's say person B टैक्स लगाया तो गया था A पर, लेकिन फाइनली जो टैक्स पे किया वो पर्सन B ने किया. दैट मीन्स इन दिस indirect tax the burden of paying the tax can be shifted to another person on whom the tax is not imposed initially. For example GST, दैट इज़ अवर इनडायरेक्ट टैक्स. कैसे? जैसे कि जो टैक्स जो लगाया जाता है, कह लीजिए एक प्रोड्यूसर है उसके ऊपर टैक्स लगाया गया है, पर्सन ए उसके ऊपर टैक्स लगाया है, लेकिन जो प्रोड्यूसर है उसने जो डायरेक्ट जो बर्डन था टैक्स पे करने का वो लगा दिया उसने कस्टमर को. दैट मीन्स जो प्रोड्यूसर है उसने अपना जो भी प्रोडक्ट जो बेचा वो कस्टमर को बेच दिया और फाइनली जैसे लेट्स से उसने 100 रुपये का कोई भी प्रोडक्ट है वो कस्टमर को बेचा, लेकिन जो 100 रुपये का जो प्रोडक्ट था जो कस्टमर पे किया इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, क्योंकि आप जब भी कोई सामान लेने जाते हैं आप उसके ऊपर कोई ना कोई टैक्स पे करके आते हैं. तो बेसिकली जो टैक्स लगाया गया था वो प्रोड्यूसर पे लगाया गया था, लेकिन फाइनली वो टैक्स किसने पे किया? वो टैक्स पे किया कस्टमर ने. सो दिस इज़ द इनडायरेक्ट टैक्स. तो बेसिकली अगर हम डिफरेंस की बात करें
कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है। डायरेक्ट टैक्स में जो टैक्स का जो बर्डन होता है वो सेम पर्सन ही पे करता है जिसके ऊपर जो टैक्स है वो लगाया गया है, और यहाँ पे जो बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड इन द डायरेक्ट टैक्स। और जनरली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो प्रोग्रेसिव होता है, जैसे कि हमारा इनकम टैक्स, जैसे जैसे किसी भी पर्सन की इनकम बढ़ती रहती है उसी तरह से उसका जो टैक्स रेट होता है वो भी कंटिन्यूसली उसका इंक्रीज होता रहता है। तो जनरली जो डायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। लेकिन वहीं हम बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की, तो यहाँ पर जो पर्सन ए है जिसके ऊपर टैक्स इम्पोज किया गया है, दैट पर्सन मे नॉट पे द burden or may not pay that tax. The other person on whom the tax is not imposed initially, that person is actually paying the tax. जो एक्चुअल पे है, जो बर्डन का जो बर्डन है टैक्स पे करने का, वो नेक्स्ट पर्सन पे है। तो इसमें क्या हुआ है कि द बर्डन ऑफ पेइंग द टैक्स कैन बी शिफ्टेड टू अनदर पर्सन। इनडायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन है वो शिफ्ट किया जा सकता है, और जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो हमारा रिग्रेसिव नेचर का होता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया जीएसटी, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म रेट पर जो टैक्स है वो इम्पोज किया है, चाहे वो रिच पर्सन हो चाहे वो पुअर पर्सन हो, उसको जो टैक्स है वो यूनिफॉर्म रेट पर ही पे करना होता है। तो ये हैं हमारे टैक्स रिसीट्स जो कि हमारे रेवेन्यू रिसीट का पार्ट हैं। अब नेक्स्ट है हमारा नॉन टैक्स रिसीट, जो कि हमारे रेवेन्यू रिसीट के कैटेगरी में आता है। अब जो नॉन टैक्स रिसीट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नॉन टैक्स रिसीट जो होती हैं हमारी ऐसी रिसीट होती हैं जो कि ऐसे सोर्सेज से आती हैं जो कि टैक्स के अलावा जो ऐसे सोर्सेज है वहाँ से आती हैं। फॉर एग्जांपल फ़ीस जो है आप वो ऐसी जो पेमेंट है जो आप गवर्नमेंट को करते हैं, जो गवर्नमेंट आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस, जैसे कि आप कोई भी अपना लैंड है, कोई भी प्रॉपर्टी है, उसको जब आप रजिस्टर कराने जाते हैं और उसके बदले आप जो भी फीस देते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू रिसीट्स। देन उसी तरह से आप बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट या फिर रजिस्ट्रेशन बनवाने चाहते हैं, उसकी जो फ़ीस लगती है, पासपोर्ट की जो फ़ीस लगती है, या फिर आप कोर्ट में कुछ भी आपको कोर्ट में जो फ़ीस आपको जो पे करनी पड़ती है, दैट इज़ द पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। सो बेसिकली जो फीस हैं दीज आर द पेमेंट टू द गवर्नमेंट। सो दीज आर द पेमेंट टू द गवर्नमेंट फॉर द सर्विसेज इट प्रोवाइड्स टू पीपल। तो किस टाइप की सर्विसेज की मैं बात कर रही हूँ? मैं यहाँ बात कर रही हूँ लैंड रजिस्ट्रेशन फ़ीस की, बर्थ या डेथ रजिस्ट्रेशन आप कराते हैं वो फ़ीस, या फिर आप पासपोर्ट फ़ीस की जो बात करते हैं। नेक्स्ट है फाइन्स। अब होता क्या है कि कोई भी जब लॉ ब्रेक करते हैं उसमें जब भी आपको कोई भी पेनल्टी जब आप पे करते हैं, दैट इज़ द फाइन। सो दिस इज़ द पेमेंट विच आर मेड बाय payments which are made by lawbreaker to government। दैट मीन्स आप कोई भी लॉ ब्रेक करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई भी ट्रैफिक सिग्नल ब्रेक कर दिया और उस पर जब आप चालान कोई भी पे करते हैं, दैट इज़ द पेमेंट और दैट इज़ द फाइन और द पेनल्टी यू आर पेइंग फॉर ब्रेकिंग द लॉ। सो दैट इज़ द रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। थर्ड है एस्चीट। अब एस्चीट क्या होता है? ऐसी जो प्रॉपर्टी है जिसका कोई भी एक वारिस नहीं है और वो जस्ट ऐसे किसी के अंडर नहीं है ऐसी प्रॉपर्टी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, उस वाली प्रॉपर्टी से जो भी रेवेन्यू जनरेट करती है उसको बोलते हैं एस्चीट। दैट मीन्स ऐसी प्रॉपर्टी जो लावारिस पड़ी है और गवर्नमेंट है उससे कुछ भी रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है, दैट इज़ अ एस्चीट। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस।
पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस जो होती हैं, दीज आर द गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस, जैसे कि आपकी इंडियन रेलवेज हैं, इंडियन ऑयल्स। ये क्या है, ये गवर्नमेंट की जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं, यहाँ से जो भी रेवेन्यू जनरेट होता है और रैदर से जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है, ये गवर्नमेंट की रेवेन्यू रिसीट का पार्ट होता है। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम सेल ऑफ 2G एंड 3G स्पेक्ट्रम। गवर्नमेंट जो भी 2G या 3G जो स्पेक्ट्रम जो गवर्नमेंट सेल करती है, वहाँ से जो भी इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट। नेक्स्ट है ग्रांट्स एंड डोनेशंस। अब होता क्या है कि कोई भी नेचुरल कैलेमिटी के टाइम पे जो भी गवर्नमेंट कोई भी ग्रांट या डोनेशन रिसीव करती है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। So these are the non-tax receipts of the government. नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है हमारा कैपिटल रिसीट। तो हम बात कर रहे थे बजट रिसीट की, जिसमें दो कैटेगरी हैं, पहला है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अब मैं पढ़ाने जा रही हूँ कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट are all such receipts which either decrease asset of the government or increase liability of the government। तो ऐसी सारी रिसीट जिसकी वजह से या तो गवर्नमेंट की एसेट कम होती हो या फिर जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है, जो फ्यूचर बर्डन है, वो इंक्रीज होता हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बोरोइंग्स। बोरोइंग्स जो हैं ये क्या करती है, गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को इंक्रीज करती है। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट जब भी बोरोइंग करती है तो वो हमारे कैपिटल रिसीट का पार्ट होती हैं। कैपिटल रिसीट का पार्ट क्यों है, बिकॉज जो बोरोइंग है इसने हमारी लाइबिलिटी को इस तरह से इंक्रीज किया है, एक तो आपको प्रिंसिपल पे करना है और दूसरा आपको हर मंथ जो है उसका जो इंटरेस्ट है, जो भी बोरोइंग आपने करी है वो आपको इंटरेस्ट भी पे करना है। दैट मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग द बर्डन ऑन द गवर्नमेंट। जो बोरोइंग है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से करती है, एक तो करती है जनरल पब्लिक से, दैट मीन्स हम जैसे लोगों से जनरल पब्लिक से बोरो करती है, आरबीआई से बोरो करती है, और तीसरा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। दैट मीन्स कि बाहर की कंट्री से भी जो गवर्नमेंट है वो बोरो करती है। नेक्स्ट है रिकवरी ऑफ लोन्स। अब जो रिकवरी ऑफ लोन्स है ये आपकी जो गवर्नमेंट की जो रिसीट हैं, जो एसेट हैं, उनको डाउन करती हैं। दैट मीन्स इट इज़ डिक्रीजिंग एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बिकॉज रिकवरी ऑफ लोन्स, बिकॉज जो लोन्स है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ है। दैट मीन्स दीज आर द लोन्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, सॉरी दीज आर द लोन्स विच आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स कि ये जो लोन है सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को दिया है। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है इसने अपना लोन का दोबारा रीपेमेंट कर दिया है, तो ये गवर्नमेंट की कैपिटल रिसीट है। इसने जो एसेट है उसको किस तरह से डिक्रीज़ किया गया है, बिकॉज अब जो है पहले जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्योंकि लोन दिया गया था, गवर्नमेंट को इंटरेस्ट रिसीट मिल रही थी। दैट मीन्स उनको इंटरेस्ट मिल रहा था उन्होंने जो भी लोन पे किया था। लेकिन बिकॉज अब जो स्टेट गवर्नमेंट है अपना लोन है उसको रीपे कर चुकी है, तो जो गवर्नमेंट है उसकी जो इंटरेस्ट रिसीट है वो डिक्रीज हो गई है। दैट मीन्स इट इज़ रिड्यूसिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। नेक्स्ट जो है वो है डिसइन्वेस्टमेंट। अब डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? डिसइन्वेस्टमेंट जो गवर्नमेंट है अपनी जितनी भी जो शेयर्स हैं पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस में, जो गवर्नमेंट के जो शेयर्स हैं, गवर्नमेंट ने अपने जो कुछ शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच दिए हैं।
इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उन वाली कंपनी में, दैट मीन्स जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो गवर्नमेंट की थी पहले, लेकिन जब गवर्नमेंट ने अपने जो शेयर्स है पब्लिक सेक्टर को बेच दिए हैं, दैट मीन्स इट लीड टू ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप। जैसे ही ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप हुई, इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो डिक्रीज़ हो गई है। तो यहाँ पर इट इज़ डिक्रीजिंग द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। Why? Because government is selling the shares of public sector enterprises to the private sector, that leads to transfer of ownership. So that is why it is a part of capital receipt. तो कैपिटल रिसीट हमारी ऐसी रिसीट होती हैं जिसकी वजह से या तो गवर्नमेंट की एसेट डिक्रीज हो रही हो या फिर गवर्नमेंट की लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही हो। तो ये है हमारा बजट रिसीट। सो ये मेन सोर्सेज हैं जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। पहला है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा है कैपिटल रिसीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बजट एक्सपेंडिचर। दैट मीन्स गवर्नमेंट कौन कौन सी जगह पे एक्सपेंडिचर करती है और कौन कौन सी प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ लेके आती है जहाँ पे गवर्नमेंट को एक्सपेंडिचर करना होता है। बजट एक्सपेंडिचर को भी हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है, दैट इज़ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। पहले हम बात करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की। सो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं विच नॉट क्रिएट एनी एसेट एंड ऑल्सो नॉट डिक्रीज लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स ऐसे एक्सपेंडिचर जो ना तो गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट कर रहे हैं और ना ही जो गवर्नमेंट की जो लाइबिलिटी है उसको डिक्रीज़ कर रहे हैं। सो ये डे टू डे रिकरेंट लेवल पे जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये वैसे एक्सपेंडिचर हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट पेमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट ने जो भी बोरोइंग करी थी उस पर जो भी उसको इंटरेस्ट पे करना होता है, तो ये हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, जिससे ना तो हमारी एसेट क्रिएट हुई है और ना ही हमारी जो लाइबिलिटी है दैट मीन्स द प्रिंसिपल ऑफ द बोरोइंग, तो वो भी हमारी रिड्यूस नहीं हुई है। नेक्स्ट है सैलरीज एंड पेंशन्स। दैट मीन्स जो सैलरीज़ हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी जो सैलरीज़ जो गवर्नमेंट पे करती है, उनकी जो पेंशन्स जो गवर्नमेंट देती है, ये भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट है सब्सिडीज़। जो भी गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है, पुअर सेक्शन जो है हमारी सोसाइटी के, उनको जो भी सब्सिडीज जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ये भी हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट है डिफेंस एक्सपेंडिचर। अब जो डिफेंस एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअली इससे कोई भी एसेट नहीं क्रिएट हुई है, ना ही लाइबिलिटी डिक्रीज़ हुई है, तो इसीलिए इसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ही लेते हैं। और गवर्नमेंट किसी को भी गिफ्ट प्रोवाइड करती है, ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, या फिर डोनेशन देती है, या फिर कह लीजिए कंपनसेशन किसी भी चीज़ का प्रोवाइड करती है, तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर तो हैं, लेकिन इससे कोई भी एसेट नहीं क्रिएट हुई है गवर्नमेंट की। नेक्स्ट है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंडिचर। जैसे कि फॉर एग्जांपल पुलिस, जुडिशरी, इस टाइप के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं ये हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं वो या तो गवर्नमेंट की एसेट को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं और दे आर डिक्रीजिंग द लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स या तो गवर्नमेंट की लाइबिलिटी को डिक्रीज़ कर रहे हैं या फिर गवर्नमेंट की जो एसेट हैं उनको इंक्रीज़ कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सपेंडिचर ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करती है, उसके ऊपर जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है इसकी वजह से गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो क्रिएट हो रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट या तो रोड बना रही है या फिर स्कूल्स बना रही है, बिल्डिंग्स बना रही है,
एक्सेट्रा। तो इससे गवर्नमेंट की एसेट क्रिएट हो रही है। नेक्स्ट है हमारा परचेज ऑफ एसेट। परचेज ऑफ एसेट, गवर्नमेंट कोई भी एसेट खरीदती है तो वो भी गवर्नमेंट की जो एसेट है उसको इंक्रीज कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट या तो कोई लैंड खरीद रही है, कोई बिल्डिंग खरीद रही है, कोई भी मशीनरी या इक्विपमेंट खरीद रही है। तो ये सारे क्या हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट है। नेक्स्ट जो एक्सपेंडिचर है वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो है लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट और द स्टेट कॉरपोरेशन। दैट मीन्स लोन्स बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू स्टेट गवर्नमेंट। दैट मीन्स गवर्नमेंट जो है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो लोन प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट को, वो भी उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों है? एक तो खर्चा हुआ है, लेकिन यहाँ से जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको इंटरेस्ट पेमेंट आएगी, तो इसने भी जो गवर्नमेंट की जो एसेट है उसको इंक्रीज किया है। नेक्स्ट है हमारा फोर्थ, यहाँ लिख देती हूँ। फोर्थ जो है वो है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन का मतलब क्या है? दैट इज परचेज ऑफ शेयर्स। डिसइन्वेस्टमेंट में गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट जो अपने जो शेयर्स हैं वो प्राइवेट सेक्टर को बेच रही है, लेकिन नेशनलाइजेशन में गवर्नमेंट क्या कर रही है? जो प्राइवेट सेक्टर हैं उनके शेयर्स को खरीद रही है। दैट मीन्स अब जो गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है उन प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेज में वो इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो एसेट हैं वो हमारी इंक्रीज हो जाएंगी। तो ये है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिससे या तो एसेट को इंक्रीज होती है गवर्नमेंट की, या फिर जो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे वो एक्सपेंडिचर हैं जिससे ना तो कोई एसेट इंक्रीज हो रही है और ना ही कोई भी लायबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो ये है हमारे कंपोनेंट्स ऑफ द बजट, दैट इज़ द गवर्नमेंट बजट के जो भी कंपोनेंट्स हैं वो हमने अब तक पढ़े। I will continue this topic or this chapter in the next class. Till then, goodbye and take care.